राम सिंह फौजी के घर से चिट्ठी आई थी। इतनी दूर रहते हुए आदमी के लिए चिट्ठी या खबर ही तो केवल एक सहारा होती है। ये चिट्ठियां भी अजीब होती है, कभी खुशी देती है तो कभी दुख भी बढ़ा देती है। राम सिंह फौजी के घर वालों की यह चिट्ठी भी अलग तरह की थी। उसमें एक फौजी के घर वालों की सभी दिक्कतें लिखी थी। बेटे ने लिखा था, पापा आप कैसे हैं? घर की दीवार गिरने लगी है और दादा भी आजकल बीमार रहते हैं। कोने वाली कोठरी की छत कभी भी गिर सकती है। परसों हुई मूसलाधार बारिश से उसमें से बहुत पानी चू रहा था। माँ की हालत ठीक है। मैं अब रोजाना स्कूल जाता हूँ। मेरी ड्रेस पुरानी हो गई है। पैंट भी मेरी घुटनों पर से फट गई है। पापा इस बार घर आते समय आप मेरी नई पैंट लेते आना। चप्पल जरूर लाना। छोटू के लिए आप खिलौने वाली टैंक और बंदूक लेते आना। आप जल्दी घर आना पापा, आपका बेटा राजू। राम सिंह सोचने लगा, यह राजू भी होशियार हो गया है। केवल 10 साल का है लेकिन चिट्ठी भी लिख लेता है। इस बार पैंट और चप्पल जरूर लेता जाऊंगा। छोटू के लिए खिलौने वाला टैंक और बंदूक भी लेता जाऊंगा। मैं इस बार जरूर छुट्टी लूंगा। राम सिंह, खाना खा लिया क्या? पास ही से आवाज आई, नहीं यार, खाया नहीं है। अभी थोड़ी देर में खा लूंगा। कब खा लेगा? 8 बजे ऑपरेशन पर जाना है और 7:30 बज चुके हैं। राम सिंह का साथी फौजी रंजीत सिंह उससे बोला। राम सिंह उठकर भोजन की तरफ बढ़ गया। आजकल यहाँ के हालात काफी खराब हो चुके हैं। आए दिन गोलीबारी होती रहती है। रोज दोनों तरफ के लोग मारे जाते हैं। न रात को आराम, न दिन को चैन। पता नहीं क्या करने पर उतारू हैं ये लोग। शांति से क्यों नहीं रहते? ऐसा सोचते हुए राम सिंह ने बड़े बेमन से खाना खाया। आज राम सिंह को घर के खाने की बहुत याद आई। दूर राजस्थान के रेतीले इलाके में बसे अपने छोटे से गांव की याद ताजा हो गई। घर से चिट्ठी आते ही हर बार उसका यही हाल हो जाता है। पता नहीं क्यों। राम सिंह, जल्दी से तैयार हो जाओ। मेजर सौरभ घोष की आवाज कानों से टकराते ही राम सिंह ने अपनी राइफल, पट्टा, टॉर्च वगैरह उठा ली। आज हमें चौकी नंबर 2 पर जाना है। वहाँ हमला हो सकता है। वह चौकी बहुत खास है। वह हमें हर हाल में बचानी होगी। मेजर सौरभ घोष सभी सिपाहियों से कह रहे थे। सभी सिपाहियों और अफसरों की टुकड़ी वहाँ से चौकी नंबर 2 की तरफ बढ़ गई। तड़तड़ की आवाजों के साथ 1 से 2 फौजी शहीद हो गए। देश की हिफाजत की खातिर उन्होंने अपनी जान दे दी। देर तक गोलीबारी होती रही। अब कुछ ही लोग बाकी रह गए थे। राम सिंह के साथ 5 जवान और थे। दुश्मन की एक गोली राम सिंह के पास ही खड़े रंजीत सिंह को आकर लगी, जिससे उसने दम तोड़ दिया। अपने दोस्त रंजीत सिंह को मरते देख राम सिंह को अपने शरीर का एक अंग जुदा होता महसूस हुआ। अचानक राम सिंह ने जोश में आकर अपनी जान की परवाह न करते हुए दौड़कर फायरिंग की। दुश्मन के 3 फौजी मारे गए। अब केवल दुश्मन का एक फौजी बचा था। वह चट्टान की आड़ से गोलियां चला रहा था। राम सिंह ने पेड़ की आड़ से उस पर 3 से 4 फायर झोंक दिए थे, जो निशाने पर लगे थे, और वह दुश्मन भी तड़प कर शांत हो गया। राम सिंह ने 3 से 4 पल उसे देखा और बेफिक्र होकर उसके करीब गया। चेहरा मोहरा उलट पलट कर देखा और फिर बुदबुदाया, उम्र तो मेरे बराबर की ही लग रही है। राम सिंह ने उसकी तलाशी ली। उसके परिचय पत्र को टॉर्च की रोशनी में पढ़ा। उस पर लिखा था, रफीक अशरफ, सिपाही, 36 लाइट इन्फेंट्री। राम सिंह ने उसकी पैंट की पिछली जेब टटोली तो वह चौंका और बोला, अरे यह क्या? शायद इसकी चिट्ठी है। चलो देखते हैं। कहते हुए राम सिंह ने अपने पास खड़े एक साथी को टॉर्च पकड़ाई। राम सिंह को थोड़ी बहुत उर्दू पढ़नी आती थी,
जो कि उसने गांव के मौलवी से बचपन में सीखी थी। राम सिंह ने चिट्ठी पढ़नी शुरू की। अब्बूजान, अस्सलाम अलैकुम। आप कैसे हैं? हम सब अम्मी, सलीम, दादी, अम्मा, दादू सब खैर से हैं। मेरा स्कूल लगना शुरू हो गया है। मैं 8वीं जमात में हो गई हूँ। सलीम भी 4थी जमात में आ गया है। मास्टर जी ने हमसे नई ड्रेस सिलवाने को कहा है। मेरी फ्रॉक पुरानी हो गई है। सलीम भी नई ड्रेस मांग रहा है। अब्बू, हमारे पास जूते भी नहीं हैं। दादू बोलते हैं कि बेटा, इस बार तुम्हारे अब्बू ढेर सारी ड्रेस, जूते और चीजें लेकर आएंगे। दादू का कुर्ता भी फट गया है, पर उन्हें मास्टर जी तो नहीं डांटते। अम्मी और दादी अम्मा दोनों बहुत उदास रहती हैं। उनके बुर्के भी पुराने और तार-तार हो गए हैं। आप साल भर हमसे दूर क्यों रहते हैं? अब्बू, पिछली ईद पर आप नहीं आए थे, सो हमने उस दिन सेवैयां भी नहीं बनाई थी। सलीम बहुत रोया था उस दिन। इस बार आप जरूर आना, घर पर पैसे खत्म हो गए हैं। पैसे के लिए हमने अपनी एक बकरी बेची थी। असलम दुकान वाले ने अब उधार देना भी बंद कर दिया है। वह कहता है कि पहले वाले पूरे पैसे दो, उसके बाद सामान दूंगा। आप आ जाइए। अब्बू, आते समय आप मेरे लिए फ्रॉक, सलीम के लिए ड्रेस, जूते, दादू के लिए कुर्ता, दादी, अम्मा और अम्मी के लिए नए बुर्के जरूर लाना। अब्बू, यहाँ आने पर एक बकरी भी खरीदेंगे। सलीम बहुत जिद करता है। नाप की बेटी सोफिया। राम सिंह ने भरे गले से पूरी चिट्ठी पढ़ी। टॉर्च की रोशनी में उसे लगा कि मानो उसका और अशरफ का घर एक ही हो। उसे कोई फर्क नहीं लगा। उसे अपने घर की दीवारें और छत गिरती नजर आईं। काश वह इस फौजी के लिए सारी चीजें पहुंचा सकता और असलम दुकान वाले का उधार भी चुका सकता। दूसरे दिन अखबारों में खबर छपी थी कि राजपूताना राइफल्स के जवान राम सिंह ने अनोखी वीरता दिखाई। नीचे उसकी बहादुरी का पूरा ब्यौरा छपा था। पूरा देश राम सिंह की बहादुरी से खुश था, पर इधर राम सिंह खुद को हत्यारा समझ रहा था। आदमी को मारने के अपराध में कानून सजा देता है। वह खुद को सजा के लायक मान रहा था, पर उसने आम आदमी नहीं मारे थे। वे मरने वाले आम आदमी नहीं थे। उन्हें मारने पर उसे राष्ट्रपति से सर्वोच्च वीरता पुरस्कार देने का ऐलान हुआ। 15 अगस्त को सम्मान समारोह में कुर्सी पर बैठा राम सिंह दोनों देशों के नेताओं, हुक्मरानों के बारे में सोच रहा था। ये लोग शांति क्यों नहीं चाहते हैं? रोज सरहद पर बेगुनाह जवान मारे जाते हैं और ये एयर कंडीशन लगे कमरों में आराम से बैठे उन जवानों को शहीद का खिताब देते हैं। क्या बिगाड़ा है इन बेगुनाह जवानों ने इन नेताओं का? दुनिया के सभी देश शांति से रहकर तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं और इधर ये दोनों बेवकूफ देश लड़कर जनता के अरमानों को काला धुआं बना रहे हैं। राम सिंह यही सोच रहा था कि तभी मन से उसका नाम पुकारा गया। राम सिंह ने वह पुरस्कार और पदक लिया तो जरूर, पर उन्हें लेते समय वह मन ही मन में बड़बड़ा रहा था। मुझे पुरस्कार क्यों दिया जा रहा है? मुझे सजा दो, मैंने हत्याएं की है। मुझे पुरस्कार मत दो। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।